उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की तंजावुर स्थित शास्त्री डीम्ड विश्वविद्यालय में रूबी और सिल्वर जुबली समापन समारोह में गरिमामय उपस्थिति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तिरुवरूर स्थित तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय की 11वीं दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि दी। 2-2 लाख रुपए मृतकों के लिए और 50-50 हजार रुपये अनुग्रह राशि घायलों के लिए। प्रधानमंत्री ने बिहार के लखीसराय में हुई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि दी। 2-2 लाख मृत्यु और 50-50 हजार रुपये घायलों के लिए। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम में अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने बिहार के लखीमपुर में मची भगदड़ का गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने समाज की उन्नति के लिए सामूहिक संकल्प, एकता और परस्पर सहयोग के महत्व को दर्शाते हुए संस्कृत सुशासन साझा किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सूचित लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए शिक्षा जगत का आह्वान किया। राजस्थान के दौरे में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2.89 लाख पक्के मकानों को स्वीकृति। 3,473 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित की शक्ति की सप्तधारा के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूसा को दिलाएंगे संकल्प। 2047 तक कृषि व ग्रामीण विकास के लिए शिवराज सिंह 18 अगस्त को रोड मैप पर करेंगे संवाद। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने NIDCIT के सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। NICDP के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। भारत अमेरिकी नौसेना विस्फोट आयुध निस्तारण अभ्यास 2026 का 8वां संस्करण कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में संपन्न। भारतीय अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास 2026 का 8वां संस्करण 14 अगस्त 2026 को कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में संपन्न हुआ। इस द्विपक्षीय अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की टीमों के बीच गहरे पेशेवर संवाद, सर्वोत्तम प्रणाली का आदान प्रदान तथा विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। लोकायन 2026 भारतीय नौसेना के जहाज सुदर्शनी का पोर्ट डेलगाड़ा बंदरगाह पर पड़ाव ठहराव संपन्न। INS सुदर्शनी 15 अगस्त 2026 को पोर्ट डेलगाड़ा में भारत के 80 स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है। जहाज पूरी तरह सजाया गया और इस अवसर पर गर्व और देशभक्ति के साथ मनाने के लिए एक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए गए। 21 INS सुदर्शनी अब लिस्बन के लिए रवाना हो चुकी। 21 अगस्त 2026 को INS सुदर्शनी और NRP सग्रेस समुद्र के संयुक्त पासिंग पैसेज एक्सरसाइज करने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने
भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B सी गार्जियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायरेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को 30 महीने के लिए लीज पर लेने हेतु जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना हुई। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 15वें संस्करण 2026 में भाग लेने की भारतीय नौसेना की टुकड़ी आज थाईलैंड रवाना हुई। 18 से 31 अगस्त थाईलैंड में की सूर्यस्थानी स्थित विभावादी रंगसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2025 में मेघालय में उमरोई में आयोजित किया गया था। ECMS ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तेजी। 38 संयंत्र चालू, 16 का विनिर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 106 ECMS परियोजनाओं की स्वीकृति। 69,548 करोड़ के निवेश से लगभग 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। ECMS जरूरी घटकों और कच्चे माल की पहली बार घरेलू विनिर्माण के जरिए स्वदेशी मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा दे रहा है। ECMS की क्षमता घरेलू मांग को पूरे करते हुए उससे भी आगे निकलने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। हाँ, दादू हरा संभाल भाई जी भैया 5 दियो निकाल के धरते हैं ये जाओ।
मंगोलिया की उलान बातर में आयोजित UNCCD COP17 में भारत ने घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम पर पहली बार एक मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने वनों के साथ साथ खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के विज्ञान आधारित संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा, स्वस्थ घास मैदान जैव विविधता, आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए आवश्यक है। भारत 17 अगस्त 2026 को उलान बातर मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन UNCCD के पक्षकारों के COP17वें सत्र में भारत के घास मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया है। ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की नई दिल्ली में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास का संपर्क समूह की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा। DFS ने PSB कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी की। प्रथम दिन की चर्चा 4 विषयों पर केंद्रित रहे: जमा जुटाना, युवाओं के लिए बैंकिंग निवेश चक्र का समर्थन करना और वैश्विक क्षमता केंद्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग के भविष्य के लिए युवाओं के महत्व को महत्वपूर्ण बताया। श्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रस्तावित बैंकिंग के सम्मेलन में प्राप्त निष्कर्ष विकसित भारत के लिए प्रस्तावित बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति को ठोस सुझाव प्रदान करेंगे। सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को भारत की उभरती विकास आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए दिशा निर्धारित की है। मत्स्य विभाग ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 15 अगस्त को नई दिल्ली में देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने हैदराबाद के इब्राहिमपट्टनम स्थित सशस्त्र सीमा बल के परिसर में 48वां नवनिर्मित पारिवारिक आवासों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय CAPF की क्षमता आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना और कार्मिक कल्याण के सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित आतंकी समूह शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया है। 200 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सीमा पार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 12 अगस्त से 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक FIR और 200 प्लस गिरफ्तारी हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान 2026 में भाग लिया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
17 अगस्त 2026 को केंद्रीय सूचना आयोग ने सेकंड अपील और शिकायत पोर्टल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय सूचना आयोग 17 अगस्त 2026 को अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन एपकॉम्स 2.0 का शुभारंभ किया। अपग्रेडेड पोर्टल का उद्घाटन मुख्य सूचना आयुक्त श्री राजकुमार गोयल ने किया है। यह अपग्रेडेड पोर्टल को निर्धारित परियोजना समय सीमा के अनुसार विकसित और लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आयोग की डिजिटल बुनियादी ढांचे का मजबूत और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने पहली बार 2016 में एपकॉम्स वेब एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रौद्योगिकी आधारित पेंशन सेवाओं से अधिक दक्षता आती है। इससे जनशक्ति और संसाधनों की बचत होती है। राजस्थान के दौरे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.89 लाख पक्के मकानों की स्वीकृति। 3,473 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित शक्ति की शपथधारा के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूसा को दिलाएंगे संकल्प। MSDE ने कोलकाता में कौशल मंत्रियों का कौशल मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। श्री जयंत चौधरी ने ITI को सतत रोजगार से जुड़े उद्योगोन्मुख संस्थानों में बदलने का आह्वान किया। राज्यों में PM सेतु विकेंद्रीकृत योजना, उद्योग साझेदारी और कार्बन गतिशीलता पर विचार किया है। सरकार ने SEED योजना के माध्यम से विद्युत विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण किया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के विकास और कल्याण के माध्यम से डीनोटिफाइड घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित उपाय लागू किए हैं। इस आयोग का गठन डीनोटिफाइड घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 2015 में किया गया। दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिश के बाद केंद्रीय सरकार ने 2019 में डीनोटिफाइड घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के विकास और कल्याण का गठन किया है। कल्याण बोर्ड का गठन किया। विकास और कल्याण बोर्ड DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना लागू कर रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका, आवास को कवर करने के 4 घटक शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को गुणवत्ता कोचिंग प्रदान करती है। DNT समुदाय को स्वास्थ्य सहायता देती है, आजीविका के जुड़ी पहलों और सदस्यों के घरों के निर्माण की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। सरकार ने स्माइल योजना के माध्यम से व्यापक पुनर्वास और सामाजिक समावेशन को मजबूत किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने वंचित वर्गों के लिए व्यापक पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवा, कौशल और आजीविका सहायता का विस्तार किया है। स्माइल योजना के माध्यम से सामाजिक न्याय अधिकारिता पुनर्वास सामाजिक विरोध से सुखी परिवार तक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ने कैसे अशोक और सविता को एक सुव्यवस्थित जीवन जीने में मदद की है।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के तहत इस दंपत्ति को 2.5 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। सहायता उनके परिवार की आर्थिक राहत देने और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिरता के साथ वैवाहिक जीवन में शुरुआत करने में मदद करेगी। पीएचडी की चुनौतियों से लेकर सेमीकंडक्टर अनुसंधान तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति फेलोशिप योजना ने संगीता दास को शैक्षिक यात्रा में मदद की है। संविदा पर स्वच्छता कार्य में स्वरोजगार तक उद्यमिता उद्यमी योजना में सतीश कुमार के आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा में कैसे सहयोग किया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का पर प्रश्नों बुलेटिन मासिक बुलेटिन जुलाई 2026। ग्रामीण क्षेत्र में महिला WPR जुलाई 2026 में पिछले महीने 34.7% की तुलना में तेजी से 37.2% हो गई है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। समग्र UR अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून 2026 में 5.5% से जुलाई 2026 में 5.1% हो गई है। अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक अनुमान कुल 3,71,021 व्यक्तियों के सर्वेक्षण से एकत्रित जानकारी पर आधारित है। भारत टैक्सी भारत का पहला सामाजिक आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी भारत का पहला सरकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म 6 जून 2025 को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत स्थापित 8 राष्ट्रीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। यह एक सदस्य स्वामित्व वाले मॉडल के साथ डिजिटल गतिशीलता परिवहन को जोड़ती है। जुलाई 2026 तक कई शहरों में भारत टैक्सी 8 लाख पंजीकृत ड्राइवर 41 लाख पंजीकृत ग्राहक हो चुके हैं। ड्राइवरों को इसमें सारथी कहा जाता है। भारत टैक्सी संरचना सरकारी ढांचे के तहत तैयार की गई। इसमें शासन स्वामित्व वित्तीय साझेदारी को एकीकृत करता है। इस मॉडल में सारथी को केंद्र में रखा गया है। उन्हें न केवल ड्राइवरों के रूप में बल्कि उनके कामकाज और विकास में हितधारकों के रूप में भी पहचान दी गई है। शून्य कमीशन वित्तीय मॉडल भारत टैक्सी शून्य कमीशन और मांग बढ़ जाने पर अचानक किराए बढ़ोतरी से मुफ्त सर्ज फ्री मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करते हैं। इसे पारंपरिक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के सहकारी विकल्प के रूप में डिजाइन किया है। सहकारी एक सदस्यता आधारित मॉडल का पालन करता है जो ड्राइवरों को पूर्ण किराया आय बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यात्री केवल दूरी समय बाजार की स्थितियों के आधार पर लागू यात्रा किराए का भुगतान करते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से कोई अतिरिक्त सुविधा शुल्क प्लेटफॉर्म शुल्क या वृद्धि मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है। भारत टैक्सी की योजना के तहत सहकारी समिति की कमाई 20% सारथियों की पूंजी के रूप में भारत टैक्सी में जमा किया जाता है। शेष 80% सारथियों के बीच उनकी टैक्सियों द्वारा तय किए गए किलोमीटर के आधार पर वितरित की जाती है। परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए केवल भारत टैक्सी संचालित हवाई अड्डे की प्रीपेड बूथों पर 7% सेवा शुल्क लगाया जाता है। सारथी ही मालिक के रूप में भागीदारी भारत टैक्सी का निर्माण सहकारी सिद्धांत पर किया गया है। जो लोग श्रम के योगदान करते हैं उन्हें स्वामित्व निर्णय लेने की क्षमता भी साझा करनी चाहिए जो सारथी ही मालिक है। ये दृष्टिकोण को दर्शाए। यह मॉडल सारथी
सारथी को भारत टैक्सी के प्रबंधन में भाग लेने, उनके विकास में लाभ उठाने के सक्षम है। यह निर्णय लेने में पारदर्शी भागीदारी और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। भारत टैक्सी सारथियों को स्वामित्व के केंद्र में रखकर एक निष्पक्ष, समावेशी, सहभागी शहरी गतिशीलता परितंत्र का निर्माण करता है। शेयरधारिता के माध्यम से स्वामित्व सारथी प्रत्येक 100 रुपये मूल्य के शेयर के माध्यम से सहकारी समिति के शेयर पूंजी की सदस्यता लेकर सदस्य मालिक बन सकते हैं। एक सारथी की भागीदारी, एक सारथी जो भागीदार बनना चाहता है वह 500 रुपये की शेयर भागीदार खरीद कर स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकता है। ड्राइवर केंद्रीय शासन शेयर भागीदार के पास है। सारथी शेयर सारथी के पास ही होते हैं। वे ऐसे सदस्य बन जाते हैं जो नीतियों, परिचालन निर्णयों को आकार देने भाग ले सकते हैं। मान्यता में प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में सारथी सदस्यों की लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित करती हैं कि शासन में ड्राइवरों के हितों का प्रतिनिधित्व हो। पच्चीस जुलाई 2026 तक भारत टैक्सी में 8 लाख पंजीकृत सारथी, 31 लाख पंजीकृत ग्राहक दिल्ली एनसीआर, गुजरात, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर, कानपुर, पुणे में जारी है। लक्ष्य के 2029 तक देश भर में शहरों की सहकारिता आधारित हेलिंग सेवाओं का विस्तार करना है। भारत टैक्सी का हर यात्रा के लिए सवारी विकल्प, 2 व्हीलर, बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, इकोनॉमी, कैब, प्रीमियम, सेडॉन, एक्सेल कैब, किराया, आउट स्टेशन यात्रा, अनुसूचित सवारी। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म एक सरल डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से यात्रियों की सवारी बुक करने के लिए और ड्राइवरों को सारथी के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है। बुकिंग प्रक्रिया को त्वरित उपयोग के अनुकूल बनाने का डिजाइन किया है। ऐप आधारित बुकिंग के अलावा भारत टैक्सी सीधी सवारी बुकिंग के जरिए चयनित हवाई अड्डों पर प्रीपेड बूथ संचालित करती है। जो ड्राइवर सारथी के रूप में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, आवश्यक दस्तावेज जमा करके ऑन बोर्डिंग पूरा करके ऐप या वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। भारत टैक्सी ने महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा और पहुंच बढ़ाने के लिए सारथी दीदी फीचर पेश किया है। इसमें महिला यात्रियों को एप्लीकेशन के माध्यम से महिला ड्राइवरों से संचालित सवारी चुनने की सुविधा मिलती है। फरवरी 2026 तक इस पहल के तहत 150 से अधिक महिला ड्राइवर मंच से जुड़ चुके हैं। उद्देश्य सहकारी गतिशीलता परितंत्र, महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है। प्रत्येक ड्राइवर को अपने ग्राहक को जानू, KYC सत्यापन, समय समय पर पुष्टि की जांच और सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता। ऐप में लाइव राइड ट्रैकिंग, SOS सपोर्ट और ड्राइविंग रेटिंग शामिल है। UPI सेतु भारत सरकार का खुला UPI प्लेटफॉर्म जो ई-गवर्नेंस सिस्टम, डेटा और सुविधाओं को सुरक्षित, अंतर संचालन योग्य साझाकरण को सक्षम बनाता है, निर्बाध डिजिटल सेवा वितरण करता है। इफ्को टोक्यो के माध्यम से नाममात्र दरों पर 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जारी किया जाता है। दीर्घकालिक सारथी कल्याण और बीमा साझेदारों का सलाहकार, ड्राइवरों और उनके परिवारों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा कवरेज पेटीएम साझेदारी के माध्यम से समर्पित है। संख्याओं से परे भारत की स्कूल शिक्षा की प्रगति। UDIS
प्लस यूडिस प्लस 2025-26 रिपोर्ट। भारत यूडिस प्लस रिपोर्ट 2025-26 भारत की स्कूली शिक्षा का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के दायरे देश के 14.67 लाख स्कूल, 1.03 करोड़ शिक्षक और 24.72 करोड़ छात्रों को रखा गया है। दाखिली नामांकन, शिक्षक उपलब्धता, छात्र अध्यापक अनुपात, प्रतिधारक रिटेंशन और संक्रमण दरों के सुधार के बीच पढ़ाई छोड़ने की दरों की गिरावट रेखांकित करता है। रिपोर्ट में डिजिटल और भौतिक अवसंरचना की प्रगति, महिला शिक्षकों की भागीदारी वृद्धि तथा समलैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन तथा शिक्षा की सुलभता में सुधार को भी दर्ज कर दिया जाता है। इसमें 2020 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत साक्ष्य आधारित योजना निर्माण को बल मिलता है। शिक्षा में डाटा आधारित प्रशासन, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यूडिस प्लस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के समूचे देश में स्कूली शिक्षा के विस्तृत डेटा आंकड़े के समग्र और प्रबंधन के लिए विकसित किया गया। यूडिस प्लस 2018-19 में शुरू किया गया। तब से शिक्षा आधार की साक्ष्य आधारित योजना नीति निर्माण और प्रगति की निगरानी में मददगार कर रहा है। सकल नामांकन अनुपात 71.7% हो गया है सेकेंडरी चरण में। मिडिल चरण में 89.6% उच्च स्तर पर, मिडिल चरण में भी यह 89.6% उच्च स्तर पर बना हुआ है। कुल नामांकन प्रेपरेटरी 25.6%, मिडिल में 25.58%, फाउंडेशन चरण में 21.66% हिस्सा। अनुकूल छात्र शिक्षक अनुपात 2025-26 में PTR पेरेंट्स टीचर रेशियो फाउंडेशन में 10:1, प्रिपरेटरी में 12:1, मिडिल में 17:1, सेकेंडरी चरण में 21:1। इस अत्यंत अनुकूल अनुपातों में से छात्रों का व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ध्यान देना संभव हुआ। इससे छात्रों की कक्षा में प्रभावी भागीदारी और ज्ञानार्जन परिणामों में सुधार के लिए समुचित वातावरण तैयार होता है। छात्र शिक्षा का अनुपात PTR शिक्षा की किसी खास स्तर पर छात्रों के प्रति शिक्षक संख्या का पैमाना है। मसलन 10:1 PTR यह दिखाता है कि किसी खास चरण में 10 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। PTR कम रहने से छात्रों पर शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। इससे शिक्षक और छात्र के बीच संवाद मजबूत होने के साथ ही शिक्षण और ज्ञानार्जन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। प्रतिधारण दर में सुधार और ड्रॉप आउट, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आई। प्री स्तर पर 1.8%, सेकेंडरी स्तर पर 60% और मिडिल स्तर पर 3.6% ड्रॉप आउट, जो कि 2022-23 की तुलना में काफ़ी कम बनी हुई है। सकारात्मक रुझान स्कूलों में बने रहने मजबूत से दरों पर झलकता है। फाउंडेशन पर 98.5%, प्रिपरेटरी में 91.1% और 83.7%, मिडिल स्तर पर सेकेंडरी पर 91.9% रही है। एक चरण से अगले चरण में प्रवेश दर की अच्छी स्थिति रही, जिसमें 99.2% छात्र फाउंडेशन स्तर से प्रारंभिक स्तर पर गए, 93.8% मिडिल स्तर और 88.3% छात्र सेकेंडरी स्तर पर पहुँचे हैं। एक शिक्षक वाले और शून्य नामांकन वाले विश्वविद्यालय में कमी आई है भाई। 2025-26 में केवल एक शिक्षक के भरोसे चलने वाली स्कूलों की संख्या में लगभग 3% की कमी आई है, घटकर 1,08,043 रह गई है। मतलब कि 1,08,043 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, जबकि पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में शून्य नामांकन स्कूलों में 29% की
उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। संख्या घटकर 5,683 हो गई। लैंगिक और सामाजिक समावेशन। कुल छात्रों के नामांकन में लड़कियों की हिस्सेदारी 48.4% रही और शिक्षकों में महिलाओं का प्रतिशत 54.9%। कुल दाखिलों में ओबीसी का हिस्सेदारी 44.9%, सामान्य वर्ग 27.5%, एससी 17.7%, अनुसूचित जनजाति 10% स्थान। एससी एसटी छात्रों के कुल मिलाकर दाखिलों की हिस्सेदारी 27.7% रही है। समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता विशेष जरूरतों वाले छात्रों तक भी फैली हुई है। इस समूह में 57.16% लड़के और 42.84% लड़कियां शामिल हैं। अवसंरचना विकास की बात करें तो डिजिटल क्षेत्र में कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों में संख्या बढ़कर 69.9% हो गई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी 67.4% तक पहुंच गई है। स्कूलों में बुनियादी ढांचा में लगातार सुधार हुआ। 95% स्कूलों में बिजली, 99.5% स्कूलों में पीने का साफ पानी, 98.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय, 97.2% स्कूलों में शौचालय लड़कों के लिए शौचालय, 96.9% स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा, 90.5% स्कूलों में वर्षा जल संचयन, 58.2% स्कूलों में हैंड रेल वाले रैंप,